वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ कुछ स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स देखने वाले हैं जो कि मंडे को यानी कल ये स्टॉक्स जो है हमें क्रैश होते हुए देखने को मिलेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि भारी गिरावट इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकती है। अब ये जो स्टॉक्स है, क्या इनमें हमें फिर भी इस गिरावट के बाद भी बने रहना है या एग्जिट कर लेना है? कुछ इस तरह के इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर भी हम डिस्कस करेंगे, एज वेल एज हम ये भी देखेंगे कि इन स्टॉक के क्रैश के पीछे की रियल वजह क्या है कि किस वजह से ये स्टॉक जो है हमें क्रैश होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। तो इस लिस्ट में हमारा पहला स्टॉक है यस बैंक। अब यस बैंक जो है ये ऑलरेडी निगेटिविटी में देखने को मिल रहा है, लेकिन कल यानी मंडे को इसमें और भी ज़्यादा हमें निगेटिविटी देखने को मिल सकती है। ये स्टॉक क्रैश होता हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये स्टॉक के निगेटिविटी के पीछे का रीज़न है Q3 का रिजल्ट। अब इसके Q3 पे हमने वैसे तो डिटेल एक एनालिसिस का वीडियो बनाया है, आई होप आपने देखा होगा। नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसके Q3 के रिजल्ट है एक्सपेक्टेशन से ऑब्वियस है कम आए हैं। NPA डेफिनेटली कम हुआ है, लेकिन प्रोविजनिंग जो है ये बड़ा है, जिसके चलते कि नेट प्रॉफिट पे हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट कम हुआ है, 91,000 से 500 पर ही रह गया है। तो आप देख ही सकते हैं 95% से ज़्यादा का 95% से ज़्यादा का डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट में, यानी लॉस में हम कह सकते हैं कि इसमें देखने को मिल रहा है। जितना अर्निंग वो कर रहे हैं प्रोविजनिंग में ही जा रहा है, उनके जो नेट प्रॉफिट है जनरेट नहीं हो पा रहा है। अब इसके चलते जो है क्वार्टर रिजल्ट पे इफेक्ट देखने को मिला है, क्वार्टर रिजल्ट निगेटिव में देखने को मिला है, या हम कह सकते हैं क्वार्टर रिजल्ट चाहिए वैसे परफॉर्मेंस में देखने को नहीं मिला, जिसके चलते कि मंडे को डेफिनेटली ये स्टॉक में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। एज वेल एज एक और चीज़ है, जैसे कि इसका जो डिटेल वीडियो है इसमें ऑलरेडी सारी स्ट्रैटेजी बाय होल्ड या एग्जिट की हमने डिस्कस की है, आप बाकी चीज़ें वहाँ से जो है देख सकते हैं। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री। अब रिलायंस इंडस्ट्री में भी हमने देखी कि फ्राइडे के दिन हमें निगेटिविटी ही देखने को मिली थी, लेकिन कल यानी मंडे को भी इसमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का कारण भी Q3 का रिजल्ट ही है। Q3 के जो इसके रिजल्ट आए हैं इसमें नेट प्रॉफिट नियरली 15% से डाउन देखने को मिला है। अब नेट प्रॉफिट डाउन होने की वजह से हम कह सकते हैं कि बाकी फैक्टर्स में भी हमें जो है इफेक्ट देखने को मिला है। रेवेन्यू डेफिनेटली अप हुआ है, बट ओवरऑल जिस जो होता है नेट प्रॉफिट पर है, बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स जो नेट प्रॉफिट आएगा वो रेवेन्यू बढ़े, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर सेल्स बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। फाइनली कंपनी के हाथ में कितना पैसा एज अ प्रॉफिट आ रहा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जिसके चलते हमें नेट प्रॉफिट में ही नियरली 15% का फॉल जो है ये देखने को रिलायंस इंडस्ट्री में मिला है Q3 के रिजल्ट में, और जिसके चलते कि हम कह सकते हैं मंडे को रिलायंस इंडस्ट्री पे इसका भारी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ये जो स्टॉक है इसके चलते हमें निगेटिविटी देखने को मिल सकती है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री है ये निफ्टी में अच्छा कंट्रीब्यूशन देता है, तो निफ्टी भी कल हमें जो है थोड़ा डाउनफॉल में देखने को मिल सकता है। इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट स्टॉक है IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की अगर हम बात करें तो इसके भी Q3 के रिजल्ट आए हैं, और इसमें भी प्रॉफिट करीबन 3.9% से हमें डाउन देखने को मिला है या डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है एक पार्टली मोनोपोली काइंड ऑफ स्टॉक है, कंपनी अच्छी है, डेफिनेटली अभी भाग नहीं रही है तो रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली अच्छा करने के चांसेस इसमें भी देखने को मिलते हैं। जब ये भागता है स्टॉक तो लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स, लेकिन अभी एक कंसोलिडेट फेज में है तो इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा लोगों का नहीं देखने को मिलता है। लेकिन हमारा ये पॉइंट है आज का अभी के Q3 के जो इसके क्वार्टर रिजल्ट आए थे इसमें इसका परफॉर्मेंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, नेट प्रॉफिट डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके चलते कि मंडे को ये स्टॉक भी अच्छी खासी भारी गिरावट हमें दिखा सकता है।
और डेफिनेटली आप अगर इसका फ्यूचर्स पे जाके चेक करेंगे तो निगेटिव में ही शो कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली हम सोच सकते हैं कि ये जो स्टॉक है मंडे को इसमें अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। इस लिस्ट में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है LTI माइंडट्री। अब LTI माइंडट्री जो है आप सब जानते ही हैं कि रिसेंटली ही इसका जो है मर्जर कंप्लीट हुआ है और इस मर्जर के बाद इसका नाम LTI माइंडट्री हो चुका है। अब LTI माइंडट्री जो है इसके Q3 के रिजल्ट आए हैं, आपने चेक किया होगा तो LTI माइंडट्री ने 20 रुपीस का डिविडेंड भी अनाउंस किया है और इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है, एक्स डेट क्या है, अगर आपको वो चाहिए तो इस पर एक स्पेशल शॉर्ट बना हुआ है मेरा, आप वहां से जाकर इसकी रिकॉर्ड डेट चेक कर सकते हैं। इसका जो क्वार्टर रिजल्ट है ये कुछ खास देखने को नहीं मिला, ऑब्वियस है मर्जर के बाद का पहला ही क्वार्टर रिजल्ट ये है, जिसके चलते कि हम कह सकते हैं कल इसमें हमें भारी गिरावट देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि LTI माइंडट्री के मर्जर के बाद का उनका जो क्वार्टर रिजल्ट था ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था मार्केट को कि अच्छा आएगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये पूरा उतरा है या नहीं, ये आपको कल दिखेगा कि नहीं उतरा है और हमें इसमें जो है भारी गिरावट देखने को डेफिनेटली मिलने वाली है। इस लिस्ट में अब हमारा नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्रेट। अब दीपक नाइट्रेट जो है इसमें हमें ऑलरेडी 2% की गिरावट देखने को मिली है। इस स्टॉक को कवर करने का एक ही मोटो है कि कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, गिरावट है चल रही है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक खराब है। अगर आप इसका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप देख सकते करीबन 5% की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आप इसका 5 साल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 600% के ज़्यादा के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। हम इसका अगर लास्ट फ्राइडे का परफॉर्मेंस देखें तो करीबन 2% की गिरावट है। गिरावट हो रही है मतलब स्टॉक बुरा है ऐसा नहीं है, स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली भी अच्छा है। इस लिस्ट में नेक्स्ट और लास्ट स्टॉक है हमारा विप्रो। अब विप्रो को लेके कुछ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस थे जिसको लेकर मैं आज यहाँ पे ये टॉपिक को कवर कर रही हूँ। विप्रो कंपनी काफ़ी स्लो चलती है, डेफिनेटली रिटर्न्स के मामले में भी अगर आप विप्रो को देखेंगे तो कंपेयर टू अदर कंपनीज के रिटर्न्स हमें कम ही देखने को मिलते हैं। एक साल में सिर्फ 2-2.5% के रिटर्न्स ही इसने बना के दिए हैं। अगर आप बाकी कंपेयरिंग अदर IT कंपनीज को चेक करेंगे तो एक साल में उनके साउंड जो रिटर्न्स है होते हैं, 5 सालों में ये 78% के रिटर्न्स ओनली बना के दिया है 5 इयर्स में। यानी एक्सपेंशन आप देख सकते हो, ये जो एक्सटेंटिव टाइम है 5 सालों का जिसमें 100% के रिटर्न्स भी 500% के रिटर्न्स भी IT कंपनियां देती है, वहाँ पे ये स्टॉक ने सिर्फ 78% के रिटर्न्स बना के दिए हैं। विप्रो जो है ये काफ़ी स्लो कंपनी है रिटर्न्स के मामले में भी और ग्रोथ के मामले में भी। कंपनी बुरी नहीं है, स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन इसके जो काम करने का तरीका है या हम कह सकते हैं रिटर्न देने का तरीका है ये स्लो है। आपका हाईली पेशेंस लेवल ये चेक करती है, तो इसमें एंटर करना है आपको तो हाईली पेशेंस लेवल के साथ कीजिए। अदरवाइज इसके अलावा भी अच्छे स्टॉक्स जो अच्छे रिटर्न्स बना के देते हैं IT कंपनीज में हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।